नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। इसमें मैं वो कहानियाँ लेकर आऊँगी जो आपको शायद थोड़ा डराएंगी और थोड़ा एंटरटेन भी करेंगी। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है एक सच्ची घटना पे आधारित। ये कहानी ऐसी है कि शायद आपको ऐसा लगे कि ये आपके आसपास ही कहीं घटी हो सकती है। आज की ये कहानी है रवि और उसके परिवार के बारे में। रवि एक बहुत ही अच्छे और भरे पूरे परिवार का बेटा था। उसके परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसकी दो बहनें भी थीं। वो दोनों बहनें बड़ी बहन थीं, लेकिन रवि पूरे परिवार का सबसे लाडला बेटा था। क्योंकि वो छोटा था, इसलिए वो सबको बहुत ज़्यादा ही प्यारा था। रवि के किसी भी मांग को कभी भी उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी भी ना नहीं कहा था। रवि के मुंह से कभी भी कोई भी इच्छा बस जाहिर होने की देरी होती थी, वो चीज़ पूरी कर दी जाती थी। और रवि की जिंदगी में उसने एक मांग ऐसी रखी जो जब पूरी की गई तो उससे उसका पूरा परिवार तहस नहस हो गया। रवि अपनी पढ़ाई लगभग पूरी कर चुका था और अब उसे जॉब करना था। ये भी उसकी इच्छा थी। उसने अपने परिवार वालों को ये चीज़ बताई। परिवार वालों में से किसी ने भी उसके इस बात का कोई विरोध नहीं किया। सबने यही बोला कि ठीक है, पढ़ाई तुम्हारी है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने इस जॉब के साथ अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो तो तुम ये करो, तुम्हें इसके लिए कोई भी मना नहीं करेगा। और घर वालों का हमेशा की तरह पूरा सपोर्ट रवि के साथ था। रवि ने अपने पढ़ाई के साथ साथ वो जॉब करना शुरू किया। रवि ने जब जॉब करना शुरू किया तो धीरे धीरे पढ़ाई से उसका ध्यान भटकता चला गया, जिसकी वजह से परिवार वालों ने कहा कि तुम अब ये जॉब छोड़ दो और पढ़ाई पूरी करो। लेकिन तब तक रवि को पैसे कमाने की आदत लग चुकी थी। उसे ये आदत हो चुकी थी कि पैसे खुद से खुद के पास आने चाहिए, किसी से मांगना ना पड़े, चाहे वो माता पिता ही क्यों ना हो। ये अच्छी बात भी है, लेकिन पढ़ाई को छोड़कर इन चीज़ों में जाना ये अच्छी बात नहीं थी। ये रवि उस वक्त समझ नहीं पाया और उसने अपनी पढ़ाई 12 के बाद छोड़ दी। उसने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की। रवि ने कुछ वक्त तक जॉब किया और जॉब करने के बाद उसकी जॉब भी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसके कम एजुकेटेड होने के वजह से उसके जॉब में भी परेशानियां आने लगीं। और उसके जॉब में परेशानियां आने के वजह से नौबत अब ऐसी आ गई थी कि रवि को उसकी जॉब छोड़नी पड़ी। उसके बाद भी उसके घर वालों ने उसे यही बोला कि तुम अभी भी चाहो तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अब रवि का पूरी तरह से दिमाग पढ़ाई से हट चुका था, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करने का फैसला किया और उसने जॉब के लिए ये डिसाइड किया कि वो अब अपना शहर बदल देगा और शहर बदल कर बड़े शहर में बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ कुछ करेगा और करके दिखाएगा। उसका ये विश्वास बहुत ही ज़्यादा दृढ़ था, तो वो जॉब करने के लिए एक बड़े शहर में पहुंच गया। बड़े शहर में आपको सारी चीज़ें मिलती तो हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है। रवि इन चीज़ों के लिए शायद कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर नहीं था। रवि के कम एजुकेटेड होने की वजह से उसे बड़े शहर में भी जॉब और पैसे कमाने को लेकर काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। उस बीच उसकी मुलाकात एक लड़की से हो गई थी। उसके कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू वो उस लड़की से मिला। पता नहीं
एक अजीब सा ही जादू, एक खिंचाव या फिर वशीकरण जैसा कुछ था उस लड़की में कि रवि चाहते हुए भी खुद को उस लड़की से दूर नहीं कर पा रहा था। और जो भी कॉमन दोस्त थे, सबने उसे इन चीज़ों के लिए बहुत समझाया था कि इस लड़की से ज़्यादा मेल जोल मत बढ़ाना, ये लड़की थोड़ी अजीब है। लेकिन रवि के तो ऊपर शायद उस लड़की का जादू सा चल गया था। वो अपने दोस्तों से छुप छुपा कर और सबके अगेंस्ट जाकर अब उस लड़की से मिलने लगा था। धीरे धीरे ये बात उसके दोस्तों के माध्यम से उसके घर वालों को भी पता चल गई। घर वालों ने भी उसे इन चीज़ों के लिए रोका और ये भी कहा कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी उम्र नहीं हुई है इन चीज़ों के लिए, तो दूर हो जाओ और जिस काम के लिए गए हो उन चीज़ों पर ध्यान दो और वो काम करो। लेकिन रवि मानने वाला नहीं था। रवि ने अब अपने घर वालों से भी झूठ बोलना शुरू कर दिया था, जो कि उसने आज से पहले कभी नहीं किया था। रवि ने बातें छुपाना, झूठ बोलना, हर बात पे अपने घर वालों पर चिढ़ना, चिल्लाना, सब कुछ शुरू कर दिया था। ये व्यवहार उसका उसके घर वालों के प्रति थोड़ा नहीं बहुत अजीब था। लेकिन रवि ऐसा होता जा रहा था, ये उसे खुद में भी एहसास नहीं था। वो लड़की जिसका जादू रवि के ऊपर चल रहा था, उसके बारे में उसके दोस्तों ने उसको बहुत ही समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो लड़की चरित्रहीन भी थी और तो और उसका बर्ताव भी बहुत ही अजीबोगरीब था, नॉर्मल लोगों से काफ़ी अलग। वो हर चीज़ में अजीब सी ही चीज़ें किया करती थी और अगर वो किसी के लिए कुछ भी बुरा अपने मुंह से बोल देती तो वो बात हमेशा सच हो जाती थी। और वो बुरा बोलने के अलावा कभी किसी के लिए ना तो अच्छा बोलती और ना ही अच्छा सोचती थी। लोगों को लगता था एक समय तक कि शायद उसके अंदर ये जलन और बुराई वाला नेचर है। लेकिन धीरे धीरे ये बात दोस्तों को समझ में आने लगी कि वो लड़की टोना टोटका किया करती थी। ये बात भी दोस्तों ने रवि को समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम ये जो कर रहे हो ये मत करो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हारे ऊपर जादू टोना किया जा रहा है। लेकिन ना तो रवि इन बातों को सुनने को तैयार था और ना ही किसी की बात पर भरोसा करने को तैयार था। और अब रवि ने इतनी छोटी उम्र में, उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 साल की होगी, शादी करने का फैसला कर लिया था। वो लड़की उससे उम्र में काफ़ी बड़ी भी थी, लेकिन उसे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं ये नहीं कहती कि बड़ी उम्र की लड़की से आप शादी नहीं कर सकते, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई इस चीज़ में है कि आप इन चीज़ों के लिए, मतलब किसी गैर के लिए, किसी अपने को कितनी तकलीफ़ दे रहे हैं। रवि इन सब बातों के एहसास से बहुत परे हो चुका था। रवि ने बिना अपने घर वालों को बताए उसके साथ अपनी शादी भी तय कर ली और घर वालों को सिर्फ इतना बताया कि वो शादी करने जा रहा है, अगर आप लोगों को आना है तो आओ और नहीं आना है तो मत आओ। लेकिन उसका परिवार उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए ना चाहते हुए भी सिर्फ रवि की खुशी के लिए वो परिवार उसकी शादी में शामिल हो गया। शादी में जब परिवार शामिल होने के लिए गया था, तब उस लड़की के पूरे परिवार को देखकर लड़के के, मतलब रवि के परिवार वालों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि ये कोई नॉर्मल परिवार तो नहीं है। लेकिन रवि को 1000 बार समझाने के बाद भी रवि ना तो अपनी दोस्तों की बात सुनने को तैयार था और ना ही अपने परिवार वालों की, जबकि इससे पहले रवि ने कभी भी ऐसा नहीं किया था। रवि हमेशा अपनी सारी बातें परिवार वालों को बताता था, उनसे चीज़ें डिस्कस करता था और वो जो समझाया करते थे उन चीज़ों को समझकर वही करता
जो उसके लिए सही होता था। लेकिन जब से वो लड़की रवि की जिंदगी में आई थी, रवि के सोच समझने की शक्ति जैसे खत्म सी हो गई थी। होता है, जब आपके दिमाग पर किसी और का वश हो जाता है तो आपका सोचना समझना सब कुछ उसी इंसान के काबू में होता है। और ऐसा ही रवि के साथ भी हो रहा था। रवि ने फाइनली उस लड़की से शादी कर ली थी और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, रवि का नेचर बहुत ही अलग होता चला जा रहा था। रवि धीरे धीरे सबसे कटता जा रहा था, अपने परिवार से, अपने सारे दोस्तों से। ना वो किसी से मिलना पसंद करता और ना ही किसी से बात करना। वो बस वही चीज़ें किया करता था जो वो लड़की उसे बोला करती या उससे करवाना चाहती थी। उसने धीरे धीरे रवि को उसके परिवार के खिलाफ इस तरह से कर दिया कि रवि पर कोई असर नहीं होता था। यहाँ तक कि बीच में रवि के पापा का देहांत भी हो गया, लेकिन रवि को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। रवि एक बार भी अपने पिता के अंतिम क्रिया में गया भी नहीं और जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने बाद में भी इन चीज़ों का एहसान गिनवाने से वो पीछे नहीं हटा। उसने अपनी माँ को और अपनी बहनों को यहाँ तक सुना दिया कि ये जो भी इनके क्रियाक्रम में पैसे भी लगे थे ना, वो भी मेरी पत्नी ने ही दिए थे। वो नहीं देती तो शायद कुछ हो भी नहीं पाता। रवि की बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी थी। उसके समझ में ये बिल्कुल नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। रवि अपने परिवार को पूरी तरह से छोड़ना चाहता था, लेकिन उसकी माँ और उसकी बहनें उससे इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि वो चाह करके भी रवि से अलग नहीं हो पा रही थी। और रवि की ऐसी हालत देखने के बाद उनके मन में रवि को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता आने लगी थी। इस वजह से वो रवि के बार बार बेइज्जती करने पर, उसको गंदा बोलने पर भी वो कभी भी रवि से अपना रिश्ता नाता नहीं तोड़ते। हाँ, ये ज़रूर होता कि उनको थोड़े वक्त के लिए दुख लगता, बुरा लगता, तो वो आपस में ही बातें करके, रो के, दुखी होकर, लेकिन फिर से रवि के पास घूम फिर कर पहुँच जाया करते थे। और रवि बार बार अपने परिवार वालों को उस लड़की के वजह से बेइज्जत करता, उनको बुरा भला कहा करता। और वो लड़की तो इन चीज़ों में कभी कोई कसर ही नहीं छोड़ा करती थी। उसकी तो जैसे आदत बन गई थी। वो जब तक दिन भर में 10 बार उसके परिवार वालों को गालियां नहीं देती और बुरा भला नहीं बोल लेती, लगता था जैसे उसका खाना ही हजम नहीं होता था। धीरे धीरे रवि के परिवार में एक के बाद एक मौतें होना शुरू हो गई थी। पहले उसके पिताजी का देहांत हुआ, बाद में उसके सगे मौसा जी का देहांत हो गया, जो कि उसकी शादी में आए थे उसको आशीर्वाद देने के लिए। सब कुछ कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा और अब रवि की दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन दोनों बहनों के दिल से रवि के लिए प्यार और लगाव खत्म नहीं हो पा रहा था। रवि की बहनें जब भी कभी रवि के घर पर उससे मिलने आया करती, तब उसकी भाभी हमेशा वैसे ही बुरे तरीके से उन दोनों बहनों को ट्रीट किया करती थी। एक बार तो उसने उसकी एक बहन के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर घर से बेइज्जत करके उसे निकाल दिया। लेकिन इतना होने के बाद भी वो बार बार पता नहीं किस भाई के मुंह में पड़ी हुई थी कि उसके घर हमेशा आना जाना करती ही रहती थी। धीरे धीरे जिस बहन के ऊपर, मतलब बड़ी बहन के ऊपर जो चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, उस बहन की तबीयत दिन ब दिन खराब रहने लगी। वो धीरे धीरे अजीब सी पागलों जैसी हरकतें करने लगी और ऐसा करते करते वो डिप्रेशन में चली गई और आखिरकार एक दिन उसने भी सुसाइड कर लिया।
वो भी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन इतना सब कुछ देखने और होने के बाद भी रवि को ना तो कोई फर्क पड़ता था और ना ही रवि को इन सब चीज़ों के पीछे का कारण समझ में आ रहा था। अब बारी थी उसकी छोटी बहन और उसकी माँ की। माँ की तबीयत धीरे धीरे अब बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। माँ भी बहुत ज़्यादा हमेशा बीमार रहा करती थी, लेकिन शायद माँ अभी तक इसलिए बची हुई थी क्योंकि वो बेटे के घर पर आना जाना बिल्कुल नहीं करती थी। लेकिन जो दूसरी बहन थी, छोटी बहन, उसके भी साथ ऐसा ही होने लगा। उसके ससुराल में बिना वजह के लड़ाई झगड़े, चीख पुकार, घर का पूरा माहौल दिन ब दिन बिगड़ने लगा। और कुछ दिनों बाद पता नहीं क्या सोचकर या फिर कुछ करने के इरादे से उसकी भाभी ज़बरदस्ती अपने पति मतलब रवि को लेकर छोटी बहन के घर पर पहुंची। और वो छोटी बहन के घर पर जब पहुंची तो उसने कोई ऐसी चीज़ थी जो घर के एक कोने में छुपाई। जब वो चीज़ वो छुपा रही थी तो छोटी बहन की जो ननद थी, मतलब उसके पति की बहन, उसने ये करते हुए उसकी भाभी को देख लिया। और उसने उस वक्त इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया। लेकिन जब वो घर से चली गई तब उसने अपनी भाभी को मतलब रवि की छोटी बहन को ये बात बताई। रवि की छोटी बहन पहले से इन चीज़ों को लेकर थोड़े बहुत शक में तो थी ही। उसने तुरंत वहाँ उस जगह पर जाकर चेक किया, लेकिन उस जगह पर कुछ भी नहीं था। शायद कोई मीठी चीज़ रखी गई थी जो कि अब वहाँ से गायब थी और उसके जगह पर सिर्फ चींटियाँ थीं, बहुत सारी चींटियाँ, जिसको उन लोगों ने ये सोचा कि शायद ननद का वहम होगा, जिस वजह से उन लोगों ने वहाँ पर उस वक्त चींटियों को हटाने के लिए जो करना था वो किया और उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। और धीरे धीरे अब छोटी बहन के भी घर में समस्याएं होने लगी। मुश्किल से 2 हफ्ते ही बीते होंगे। छोटी बहन की सास, जो कि काफ़ी दिनों से कमर दर्द से बहुत परेशान चल रही थी, लेकिन अचानक रात में उन्हें पता नहीं क्या हुआ और उन्हें दिल का दौरा पड़ने से उनकी भी मृत्यु हो गई। और उनके जाने के बाद अब धीरे धीरे ये चीज़ उसके घर पे सबके ऊपर हावी होने लगी थी। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं जो ननद ने बताई थी वो छोटी बहन को दिमाग पे क्लिक कर गई, जिसकी वजह से वो तुरंत एक बाबा जी के पास पहुंची। और बाबा जी को बताने पे बाबा जी ने कहा, इसको देखने के लिए बेटी मुझे तुम्हारे घर पर आना पड़ेगा। और वो बाबा जी छोटी बहन के घर पर आए। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, हाँ, यहाँ क्रिया करके तुम सबकी जान बारी बारी जाने वाली है और इसके लिए कोई घर पर आकर कुछ कर कर गया है। फिर छोटी बहन ने कहा, बाबा जी आप जो कर सकते हैं कीजिए, लेकिन हमें इस मुसीबत से बचा लीजिए। और मुझे ये भी जानना है कि मैं जिस पर शक कर रही हूँ क्या उसी ने ये चीज़ें की हैं। बाबा जी ने कहा, हाँ, तुम्हारे घर में अब जो भी परेशानी हो रही है वो सब के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही औरत है। वो काली शक्तियों की पूजा करती है। तुम लोगों ने ये चीज़ पता नहीं कभी ध्यान दी या नहीं दी, लेकिन ना तो वो मंदिर जाना पसंद करती है और ना ही पूजा पाठ करती है। इसके पीछे रीज़न यही है कि वो काली शक्तियों की पूजा करती है तो वो भगवान की पूजा नहीं कर सकती और वो तेरे पूरे परिवार की बलि देकर खुद की शक्तियों को बढ़ाना चाहती है। फिर छोटी बहन ने बाबा जी से आग्रह किया तो बाबा जी ने कहा, ठीक है, इसका छुटकारा हो सकता है। उसके लिए मैं तुम्हें जो जैसे उपाय बताऊं वो सारे उपाय तुम करो और फिर
तुम इन चीज़ों से मुक्त हो सकती हो, लेकिन अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम उसका कुछ बिगाड़ पाओगी, तो ये नहीं हो सकता है। ये मेरे बस का भी नहीं है। तो तुम्हारा भाई भी उसके चंगुल से कभी नहीं बच सकता है। ये सुनकर छोटी बहन थोड़ी निराश तो हुई, लेकिन अभी उसके लिए प्रायोरिटी उसका पूरा खुद का परिवार था, तो उसने उसको बचाने पर ज़्यादा ध्यान दिया। उसने यही कहा कि बाबा जी, आप जो भी उपाय बता सकते हैं वो उपाय बताइए और मेरे घर से इस बुरी शक्ति को दूर करके मेरे घर का बंधन कर दीजिए, जिससे आगे से मेरे घर पे कभी कोई ऐसी मुसीबत ना आ सके। बाबा जी ने वैसा ही किया। उन्होंने घर के सारे सदस्य के लिए एक एक तावीज दी और सबको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा। उसके साथ साथ शनिवार और मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करने को भी कहा। ये सारी चीज़ें बताने के बाद उन्होंने घर का बंधन भी कर दिया। अब छोटी बहन के घर में सब कुछ ठीक हो चुका था और इतनी सारी बातें उसके पति को जब पता चली तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि आज के बाद ना तो तुम अपने भाई से मिलने कभी उसके घर जाओगी और ना ही वो लोग कभी हमारे घर आएंगे। छोटी बहन को भी अब अपने इस परिवार की भी तो रक्षा करनी थी, इसलिए उसने अपने पति की बात में हामी भर दी। इधर रवि का सब कुछ धीरे धीरे बर्बाद होता चला जा रहा था। अब वो काम काज छोड़कर घर पे निठल्ला बैठा रहता और उसकी पत्नी उसके ज़रूरतों की सारी चीज़ें उसे रोज 10 गालियाँ और 10 बातें बोलकर बेइज्जत करके, जितना कि शायद हम एक कुत्ते के भी साथ बुरा नहीं करते हैं, इतना बुरा ट्रीटमेंट करके उसे खाने पीने को दिया करती और थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें जैसे कपड़े वगैरह दिया करती थी। लेकिन रवि को ना तो ये चीज़ें दिखती थी, ना ही उसे एहसास होता था, क्योंकि वो पूरी तरह से उसके काबू में था। और कुछ समय बाद उसकी पत्नी, मतलब वो चुड़ैल, प्रेग्नेंट हुई और उसने एक बहुत ही भयानक से, अजीब से दिखने वाले बच्चे को जन्म दिया। और जब उस बच्चे का जन्म हुआ, उस बच्चे को देखकर ही साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये उसके पापों का फल था। जिस बच्चे को ना तो वो अब गले लगा सकते थे और ना ही कहीं फेंक कर आ सकते थे। उनकी जिंदगी वैसे ही चल रही थी। मुश्किल से 2 महीने निकले होंगे और रोज रोज वो उस बच्चे को देखकर अंदर से कुढ़ती और जलती। आखिरकार उसने एक दिन अपने उस बच्चे की भी बलि दे दी, जिससे उसकी शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएं। और अब पहले से भी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी रवि की। पहले तो फिर भी उसको चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आती थीं, लेकिन अब रवि पागल की तरह हो गया था। जिसको वो जहाँ बोलती बैठो वो बैठता, जहाँ बोलती उठो वो उठता। आज भी रवि वैसी ही जिंदगी जी रहा है और उसका उसके किसी भी परिवार वाले से अब कोई लेना देना नहीं है। अब अगर गलती से कभी उसके परिवार के कोई लोग उसके आमने सामने भी आ जाते हैं, फिर भी उससे मुंह फेर कर चले जाते हैं। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और प्लीज़ मेरे सारे पुराने दर्शकों से मेरी ये उम्मीद है कि जैसे आपने मुझे पहले अपने बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिया था, वैसे ही आपके बहुत सारे प्यार और सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। तो वो मुझे और इस चैनल को देने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और
अगर आपके भी पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी पे आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तो कल तक के लिए नमस्कार।